प्रिय छात्रों, हम लोग आज हुमायूं के बाद उसका अगला टॉपिक शेर शाह पढ़ने जा रहे हैं। शेर शाह का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि सिर्फ वो एक शासक ही नहीं था, बल्कि उसने प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन किए जो उसके बाद भारतीय प्रशासन का आधार स्तंभ बने। सबसे बड़ी बात है कि भू राजस्व के क्षेत्र में उसके ऐसे सुधार थे जो आज तक जो है हमें प्रभावित किए हुए हैं। और मात्र उसको 5 साल मौका मिला था। 5 साल के बाद के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि अगर उसे और समय मिलता तो हो सकता था कि मुगल पुनः भारत में पदार्पण नहीं करते। तो इस कंटेस्ट में हम लोग शेर शाह को देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए महत्ता की बात यह है कि उसका उदय इसी बिहार की धरती पर, और आप जिस जगह पर आ रहे हैं गया जिला, उसी से सटे हुए जो जिला है सासाराम का, वहीं से उसका उदय होता है और इसलिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो जहाँ तक शेर शाह का प्रश्न है तो इसको इस ढंग से समझा जा सकता है कि 1526 में एक युद्ध हुआ था जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, है ना? क्या पढ़ चुके हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध। और एक दूसरा युद्ध हुआ जो 1529 ईस्वी में, इसको बोलते हैं घाघरा का। ये दोनों युद्ध में की विशेषता ये है, या इसका घटनाक्रम ये है कि इसमें बाबर के द्वारा अफगानों को पराजित किया, है ना? तो इन दोनों युद्धों में अफगानों को पराजित किया गया, परंतु इन दोनों युद्धों के बाद भी अफगान समाप्त नहीं हुए, बल्कि इनका अस्तित्व बना रहा। और ये अफगान जो है बिहार में स्वयं को केंद्रित करके, और यही बिहार में ही इनको एक नेता मिला जिस नेता का नाम था शेर या शेर शाह। ठीक है, देखिए शेर शाह प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो ये मुगलों के लिए अभिशाप था, क्योंकि मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया, है ना? लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, इनडायरेक्टली, तो ये मुगलों के लिए वरदान भी था। अभी कैसे कह रहे हैं हम? इसलिए कि भूराजस्व प्लस प्रशासन के क्षेत्र में जो काम किया शेर शाह ने, वो मुगलों के लिए आधार स्तंभ है। तो इस खंड में हमें जो आपको बात बतानी है वो ये कि जब दिल्ली सल्तनत का अंत हो रहा था तो उस समय लोदियों का वहां शासन, बाबर जब आया तो उसका प्रथम संघर्ष जो होता है वो अफगानों से होता है, लोदियों से होता है। और शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर देता। जब पराजित करता है तो लोदी वंश के स्थान पर एक नया वंश, मुगल वंश स्थापित तो हो जाता है, लेकिन निष्कंटक नहीं रहता।
क्यों? क्योंकि राजपूतों के नेतृत्व में एक बड़ी शक्ति राणा सांगा के रूप में सामने आई। राणा सांगा को खनवा के युद्ध में पराजित करने के बाद बाबर के जीवन में स्थायित्व आया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी दो चुनौतियां बाकी थी। एक मेदिनी राय के रूप में, जिसको चंदेरी के युद्ध में पराजित करता है, और अगले कड़ी के रूप में अफगान थे कि अफगान की सत्ता तो दिल्ली से समाप्त हो गई, लेकिन अफगान जाति अपने आप को वहां से हटा करके बिहार और बंगाल में केंद्रित कर रही, और बिहार और बंगाल में उनकी एक बड़ी संख्या आबाद हो गई। और यहाँ आपने देखा कि महमूद खान लोधी के नेतृत्व में आरंभ में उन्होंने अपने आप को संगठित किया, लेकिन महमूद खान लोधी को भी घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित कर दिया, और इस तरीके से उनका अंतिम जो आशा था अपने आप को संगठित करने का, वो भी धराशायी हो। ऐसे में एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय होता है जिसने वास्तविक रूप से अफगानों को संगठित किया, और संगठित ही नहीं किया बल्कि बाबर की सत्ता को भारत से हमेशा के लिए समाप्त तो नहीं कर पाया, लेकिन अपने जीवन काल में मुगलों की सत्ता को उसने अंत कर दिया, और फिर उसके उत्तराधिकारी 10 वर्षों तक शासन करते रहे। तो इस तरीके से मुगलों की सत्ता जो अभी अभी स्थापित हुई, हुमायूं के काल में जो समाप्त हुई, उसके कारण था शेरशाह सूरी, और इस अफगान में फिर से द्वितीय अफगान वंश की पुनर्स्थापना, और मुगलों को भारत से 15 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में दो चीजें स्पष्ट रूप से सामने आती। अगर ऊपरी तौर पर देखें, प्रत्यक्ष रूप से देखें, तो शेरशाह सूरी का जो शासन था वो मुगलों के लिए अभिशाप था, क्योंकि मुगल सत्ता भारत से समाप्त। लेकिन ये बहुत कम लोग बोलेंगे और कहेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से मुगलों के लिए वरदान था। और इतना बात आप जान लीजिए कि हो सकता है कि इसी को क्वेश्चन बना दे यूपीएससी के शेरशाह का शासन वास्तव में मुगलों के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान था, कैसे? तो उसका जवाब हम यहाँ पर संक्षेप में दे रहे हैं, और विस्तार से आगे की पढ़ाइयों में इसका जवाब दिया जाए। संक्षेप में इस रूप में दिया जा सकता है कि शेरशाह सूरी ने जिस एडमिनिस्ट्रेशन का और जिस खास तौर से भूराजस्व प्रशासन का, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद डाली, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इतनी बड़ी समस्या थी भारत के लिए कि आज तक हल नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत के लोग भी, यानी शासन करने वालों भी, एक सुव्यवस्थित भूराजस्व प्रशासन की स्थापना करने में विफल रहे, जिसकी परिणति क्या थी कि यहाँ का किसान जो था वो हमेशा शासकों के द्वारा शोषित और दमित होता, बल्कि ये कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि मध्यस्थों के द्वारा शोषित और दमित होता, और जिसका खामियाजा शासक को भुगतना पड़ता। शेरशाह एक व्यवहारिक शासक था, और जब वो अपने पिता के जागीर का देखभाल कर रहा था, 21 वर्षों तक उसने अपने पिता की जागीर की देखभाल की, सासाराम, खवासपुर और टांडा का। तो इस दौरान में वो इस इलाके के एक एक किसान के नामों से परिचित था, उसके खेतों से परिचित था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सभी खेतों की सबसे पहले नाप करवाई, और नाप करवाने के बाद जो है उसका पट्टा तैयार करवाया, माने उसका विवरण लिखवाया। उस विवरण में उस खेत की सारी चौहद्दी लिखी जाती थी। तो इस तरीके से भारत में प्रथम बार सफलतापूर्वक भू सर्वेक्षण कराया और मिल्कियत को तय की गई, और फिर दूसरा कबूलियत लिखवाया उसने। कबूलियत का मतलब क्या कि कितना टैक्स दीजिएगा। टैक्स देने में भूमि के प्रकारों का उसने वर्गीकरण किया, सभी को एक डंडे से नहीं हाँका, बल्कि उत्तम भूमि, मध्यम भूमि, निम्नतर भूमि में बांटा, और सभी के जो है टैक्स के निर्धारण अलग अलग किए गए। और जब दर का निर्धारण हो गया तो इसमें उसने उदारवादी नीति अपनाई, यानी किसान से पूछ करके भूराजस्व के दरों का निर्धारण किया, लेकिन कड़ाई में वसूली कर, और मध्यस्थों को बीच से खत्म कर दिया।
किसान या तो प्रत्यक्ष रूप से राजकोष में आके अपना बुराजस जमा करते थे, या सरकार का नुमाइंदा या कर्मचारी उससे कलेक्ट कर करके राजकोष में जमा करता। इसका फायदा क्या हुआ कि किसान को भी फायदा हुआ और राज्य को भी फायदा हुआ, क्योंकि मध्यस्थ करते क्या थे, जो चौधरी खुद और मुकद्दम थे, वो करते क्या थे कि किसान से 60% 70% उसकी उपज का लेते थे और राजकोष में 1/3 ही जमा करते थे, बाकी खुद हड़प लेते थे। तो इससे किसान को भी लॉस था और राजा को भी घाटा था, राजा को भी कम राजस्व प्राप्त था। लेकिन जब रैयतवाड़ी व्यवस्था अपना करके शेरशाह ने मध्यस्थों को, बिचौलियों को बीच से हटा दिया, तो किसान को 1/3 ही देना पड़ा भू राजस्व, और वो पूरा का पूरा भू राजस्व राजकोष में जमा, तो राजकोष को भी ज्यादा भू राजस्व मिला। तो इससे इस क्षेत्र में सासाराम, खवासपुर और टांडा में खुशहाली आई। किसान शेरशाह सूरी के समर्थक बन गए। इतना अच्छा शासक तो हम देखे ही नहीं, और ये समर्थन ही उसके उदय का कारण बना। अफगानों की बहुत इतनी आबादी नहीं थी कि उस आबादी के बल पर वो राजा बनता, तो जितनी जनता थी वो उसकी समर्थक बनी, जिसके वजह से जो है वो शासक बनने में सफल है। तो जब वो सम्राट भारत का बना 5 ही साल रहा, तो 21 साल के अनुभव को उसने 5 ही साल में संपूर्ण भारत में लागू किया। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि 5 साल में इतना बड़ा सुधार कहां से कर देगा। तो वास्तविक तथ्य ये है कि वो अपने राजकुमारी के काल में, जब राजकुमार वो था, तो उसी समय भू-राजस्व के क्षेत्र में उसने सारे अनुसंधान कर लिए, एक पूरी व्यवस्था स्थापित कर दी, और जब शासक बना, सम्राट बना, तो उस व्यवस्था को संपूर्ण भारत में लागू किया। तो एक इतना व्यवहारिक भू-राजस्व व्यवस्था थी कि इससे शासन को स्थायित्व मिला, परमानेंसी मिली, जनता शासन की समर्थक बन गई। तो इस थ्योरीज को जो शेरशाह ने जन्म दिया था, जब अकबर सत्ता पर सत्तासीन हुआ, तो इसी थ्योरीज के आधार पर उसने भू-राजस्व का निर्धारण किया। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि साहब प्रत्यक्ष रूप से तो अभिशाप था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मुगलों के लिए वरदान था, क्योंकि ऐसा सेटअप देकर के किया था कि उसी के बाद मुगल सत्ता जो है अस्थायी रूप से भारत में शासन कर। अब ये पूरा जो भू-राजस्व व्यवस्था, प्रशासन के अंग सुधार हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी शॉर्ट में आपको बताया, तीसरे क्लास में हम लोग जब करेंगे तो उसमें इसको इतना ज्यादा एलोबरेट करेंगे। यहाँ पर अगर ये सवाल आएगा कि शेरशाह का शासन मुगलों के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान था कैसे, तो पूरा डिटेल्स आप उसमें लिखेंगे तो उसका आंसर आपको दिया। समझ में बात आई? तो ये एक उसके इंट्रोडक्शंस का एक भाग है। अब देखिए आगे के शेरशाह का अगर उदय पर हम दृष्टि डालते हैं, तो देखिए इसमें जो बातें पता चलती हैं कि अफगानिस्तान में एक रोह नामक जगह था, ठीक है, जैसे इंडिया में गया है वैसे अफगानिस्तान में रोह नामक एक जगह था। यहाँ शेरशाह का के जो दादा थे, दादा मतलब जिसको आप लोग अभी बाबा बोलते हैं, ठीक है, तो दादा इब्राहिम खान, इनके बाबा या दादा का नाम क्या था? इब्राहिम खान। ये इब्राहिम खान वास्तव में घोड़े के व्यापारी थे। क्या थे? घोड़े के व्यापारी थे। व्यापारी तो घोड़े के थे, लेकिन इनका व्यापार असफल रहा, यानी ये एक सफल व्यापारी नहीं थे, वहां इनका जीविका जो है वो नहीं चल रहा था। अब इसके परिणाम स्वरूप जो इनके दादा इब्राहिम थे वो कहा? भारत चले आए। और भारत में आने के बाद क्या किया इन्होंने? तो पंजाब के होशियारपुर में
पंजाब के होशियारपुर के जमींदार के यहाँ ये 500 घोड़ों के सरदार बन गए। यानी एक प्रकार से समझिए कि नौकरी करनी, ठीक है ना। इसी इब्राहिम खां का जो पुत्र था, घोड़े के पे जो बैठता है उसका कौन था? वही था। क्या बोल रहे हैं? घोड़े पे जो बैठता है युद्ध करने के लिए युद्धक, हाँ उसका कौन? ये सब उसका ही था। हाँ, सरदार था ये। घोड़े का मतलब ये अकेले नहीं आया अफगानिस्तान से, स्वाभाविक सी बात है, घोड़ा आदमी लेकर के आया। तो एक लड़ाकू जाति का था, जो होशियारपुर का जमींदार था, वो क्या किया कि जमींदार को टैक्स कलेक्ट करना, तो टैक्स कलेक्ट कैसे होगा? उसके बाद फौज रहेगी तब होगी, घर से लोग देंगे। तो वो इसको अपना फौज में जो है वो शामिल कर लिया। अब हर जमींदार आवश्यकता पड़ती थी तो सम्राट को वो फौज सप्लाई करता था, ये नियम। इब्राहिम खां का जो है पुत्र जो था, इसका नाम था हसन खां, ठीक है ना। इस हसन खां को इसमें बीच में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। जौनपुर का जो सूबेदार था, जौनपुर का सूबेदार, इसका नाम था जमाल खां। क्या नाम था? जमाल खां। जमाल खां। अब देखिए कि ये जमाल खां के यहाँ हसन खां नौकरी करने लगा, तो इसको क्या मिला कि जमाल खां के द्वारा खवासपुर, टांडा और सासाराम, ये 3 जगह का हसन खां को जमींदारी मिल गई। क्या मिल गई? यानी ये सूबेदार था कौन? जमाल खां। बात समझ में आई? कहाँ का सूबेदार था? तो जौनपुर का सूबेदार था। दादा इसका होशियारपुर में था, लेकिन ये जो हसन खां था, जो इब्राहिम खां का जो है पुत्र था, वो नौकरी करने के लिए होशियारपुर में नहीं रहा, बल्कि नौकरी करने के लिए कहाँ गया? जौनपुर। और जौनपुर सूबेदारी में था किसके? जमाल खां। तो उसने नौकरी क्या दी कि जौनपुर के अधीन बहुत सारे परगने थे, तो उसमें से 3 परगना खवासपुर, टांडा और सासाराम की जमींदारी दे दी किसको? हसन। यानी आप यहाँ के जमींदार हैं, यहाँ से पूरा जस्ट कलेक्ट कर करके हमारे पास भेजिए। मुन्ना भाई, इस बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को पढ़ना किसको है? हसन खां। किसको पढ़ना है? इस हसन खां के बारे में जानना। तो आइए जानते हैं हसन खां के बारे में। तो हसन खां की 4 पत्नियां। कितनी? 4। ठीक है। इन 4 पत्नियों में से 2 पत्नियों का ही विवरण मिलता है, बाकी 2 पत्नियों का विवरण नहीं मिलता है कि उनका क्या हुआ, उनसे कौन बेटा था, कौन बेटी थी। ठीक है। तो जो 2 पत्नियों का विवरण मिलता है, उसमें से एक पत्नी जो थी बड़ी वाली, वो अफगानी थी, यानी पठानी थी, वहां से लेकर करके आया था। और जो दूसरी पत्नी थी इसकी, जो सबसे छोटी थी, जिसका विवरण मिलता है, वो था हिंदुस्तानी। ठीक है। अब इससे जो है, जो अफगानी पत्नी थी, उससे सुलेमान और अहमद, सुलेमान प्लस अहमद,
2 हो गए, अतिरिक्त 4 और पुत्र थे। यानी अफगानी पत्नी से कुल 6 पुत्र हुए। किसको? हसन खान। और जो हिंदुस्तानी पत्नी थी, इससे 2 पुत्र प्राप्त हुए। उसमें एक का नाम फरीद खां और दूसरे का नाम जमाल खां। फरीद खां जमाल खान और दूसरे का नाम जमाल खान। ठीक है। यही जो फरीद है, सिर्फ यही फरीद इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। जाना। क्योंकि जीवनी में हमने दूसरा खंड आपको क्या बताया, याद करते हुए चलिए। एक तो ये सेक्शन था, दूसरा सेक्शन क्या था? इसमें अफगानी पत्नी से 2 इसमें अफगानी पत्नी से 2 पुत्र फरीद खान जमाल। अच्छा, उल्टा हो गया। ऐसे कर दीजिए इसको, ये अफगानी पत्नी से और ये हिंदुस्तानी पत्नी। ठीक है। तो ये अफगानी पत्नी बड़ी थी, ठीक है, हिंदुस्तानी पत्नी छोटी थी। थोड़ा सा अब देखिए पूरा समझ लो कि हम लोग को सेकंड पार्ट में जो है इसका जो बातें समझनी है वो ये समझनी है कि आखिर शेर शाह का ओरिजिन कैसे हो रहा है, कहाँ उसकी जड़ थी। तो उसका जड़ अफगानिस्तान के रोह नामक स्थान में जुड़ा हो। कैसे? तो इसका ये पुश्तैनी इलाका है रोह। अफगानिस्तान में कोई जिला ना हो? रोह एक गांव है, वहीं का रहने वाला था। और बहुत पीछे नहीं, दादा से लेते हैं तो दादा का नाम इसका इब्राहिम था। और ये घोड़े का व्यापारी था। इसका व्यापार चल नहीं रहा था, तो नौकरी के तलाश में ये भारत आता है। नौकरी के तलाश में जब भारत आता है तो पंजाब के होशियारपुर के जमींदार के यहाँ नौकरी करता है और 500 घोड़े का सरदार बन जाता है। और ये जो इब्राहिम खां है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम हसन खां था, जिसका विवरण मिलता है। अब ये हसन खां क्या था, तो ये इसके पूर्व में भी दूसरे के यहाँ नौकरी किया, लेकिन अंतिम नौकरी जो हसन खां ने किया है वो जौनपुर के सूबेदार जमाल खां के। तो जमाल खां के यहाँ जब ये आया तो जमाल खां ने इसको जमींदार बना दिया, जागीरदार बना दिया और जागीर दे दी कहाँ की, ख्वासपुर, टांडा और सासाराम। जब यहाँ ये जागीरदार बन गया तो उसके जीवन में स्थायित्व आया। तो अब हसन खां का विवरण जो हमको मिलता है वो ये कि इसकी 4 पत्नियां थी, जिसमें से 2 ही का विवरण मिलता है। एक अफगानी जो सबसे बड़ी पत्नी थी, इससे फरीद खां और जमाल खां पैदा हुए। और जो हिंदुस्तानी सबसे छोटी पत्नी थी, उससे सुलेमान अहमद सहित 4 पुत्र प्राप्त, यानी कुल 6। इसका मतलब हसन खां के कुल 8 पुत्रों का विवरण हम लोग को मिलता है। और थे या नहीं थे इसका कोई विवरण नहीं मिलता है। इतिहास के इस दोराहे पर इतना बात बता दे कि इतिहास में उन्हीं लोगों का विवरण मिल पाता है जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते। जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग जिन्होंने नहीं लिया, उनका तत्कालीन लेखकों ने कोई विवरण नहीं दिया। तो इस आधार पर जो विवरण मिलता है वही। अब देखिए, यहाँ से हमने बताया कि ये जो फरीद खां इसका पुत्र था, जो अफगानी पत्नी का था, वही आगे चल के शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। तब शेर शाह का जो उदय हुआ पर्सनली, वो कैसे हुआ वो आपको जानना होगा। क्लियर? उस टॉपिक पर हम आते हैं कि जो हसन खां था, वो हिंदुस्तानी पत्नी पर मोहित था। हिंदुस्तानी पत्नी पर क्या था? मोहित। तो इसका परिणाम क्या निकला? कि इसका परिणाम ये निकला कि जो
शेष, यानी यहां पर फरीद लिखेंगे, जो फरीद खां था एवं उसकी माता को परित्यक्त जीवन व्यतीत करना, परित्यक्त जीवन व्यतीत करना। यहां पर परित्यक्त जीवन व्यतीत करना पड़ा का अर्थ ये हुआ कि उसके बाप ने हसन खां ने छोड़ नहीं दिया, लेकिन जो जमींदार था तो एक शानो शौकत के साथ रहता था, तो जमींदारी की सुविधा का उपभोग उसकी हिंदुस्तानी पत्नी और 6 पुत्र कर रहे। उसकी अफगानी पत्नी और उसके 2 पुत्र उसके जमींदारों के सुख सुविधा का प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो परित्यक्ता का मतलब ये हो, बात समझ में आई। लेकिन योग्यता ही सर्वश्रेष्ठ होता है, ये प्रमाणित होता है। आप वो कैसे साहब कि ऐसे परिस्थिति में 1494 ईस्वी में, यानी 1494, इसका पिता जो है पढ़ने हेतु फरीद को जौनपुर भेजता है। और जब जौनपुर में ये शिक्षित होता है, कौन? फरीद। अब देखिए यहां का घटना क्या है कि उस समय जौनपुर भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज का मतलब क्या कि भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु। भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु इसलिए कहा जाता था जौनपुर को कि शिक्षा का, स्थापत्य का, कला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। शर्की वंश का यहाँ शासन, दिल्ली सल्तनत के पीरियड, उसी ने जौनपुर की फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद तुगलक, जिसका नाम जौना खां था, उसके नाम पर इस नगर की स्थापना। तो तुगलकों के पतन के बाद यही भारत का सिराज बन गया। तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, इसलिए फरीद खां को यहाँ शिक्षित होने के लिए भेजा गया। उस समय शिक्षा के आधार जानते हैं क्या थे? आज की तरह नहीं। कुछ किताबें थी, जैसे शाहनामा, जहांगीरनामा, गुलिस्ता, बोस्ता। अगर इन किताबों को कोई अच्छे ढंग से पढ़ करके उसकी व्याख्या को समझ ले तो माना जाता था कि वो बहुत बड़ा शिक्षित व्यक्ति। क्योंकि शाहनामा एक ऐसी किताब थी जिसमें दुनिया के सारे सुल्तानों का या सारे बादशाहों का, जब से दुनिया बनी है, उसमें विवरण दिया गया। तो इस प्रकार वो सिर्फ एक भाषा का ज्ञाता नहीं होता था, बल्कि उस पुस्तक के माध्यम से इतिहास का, गणित का, खगोल शास्त्र का, सारी चीजों का उसमें विवरण होता था, उसका वो ज्ञाता बन जाता। तो ये सारे किताबों पर वर्चस्व स्थापित करना काफी कठिन है। शेर शाह की विद्वता ये थी, या शेर शाह की तीक्ष्ण बुद्धि ये थी कि 2 ही वर्ष के अंदर ये चारों किताबों पर, यानी शाहनामा, जहांगीरनामा, गुलिस्ता और बोस्ता, तो उसने ना सिर्फ याद किया बल्कि पूरी तरीके से व्याख्या की। इन पुस्तकों का प्रकांड विद्वान बन गया। इसका असर जमाल खां पर बहुत पड़ा। ये तो बहुत होनहार लड़का है। कौन है भाई? तो मेरे जागीरदार, मेरे जमींदार हसन खां का बेटा है। और क्या स्थिति इसकी है? तो हसन खां अपनी हिंदुस्तानी पत्नी पर ज्यादा आसक्त है और इसको, इसकी मां को परित्यक्त कर दिया। तो बहुत उसको ताजुब हुआ कि ये तो गलत है। असल हसन खां का उत्तराधिकारी ये योग बेटा कोई है तो फरीद है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जमाल खां था, ठीक है, इस जमाल खां ने 1497 ईस्वी में
पिता पुत्र में मिलन करा दिया, ने जो मन मुटाव था उसको समाप्त करा दिया। पिता को बुलाया हसन खां को और उसको समझाया कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य जो है वो लोग नहीं है, ये है, इसलिए इसको प्रश्रय दो। अन्य लोगों को भी रखो लेकिन इसको ज्यादा प्रश्रय दो, इसमें ज्यादा योग्यता है। अब इस पिता पुत्र मिलन का परिणाम क्या निकला कि जमाल खां ने जो फरीद खां था इसको जमींदारी का कार्यभार दे दिया और यहां जो वो रहा वो 1498 से लेकर के 1518 ईस्वी, यानी कुल 21 वर्ष। यही फरीद खां के लिए बहुत गोल्डन पीरियड, जो उसके पास योग्यता थी, जो उसकी प्रतिभा थी, उस योग्यता और प्रतिभा का पूरी तरीके से प्रयोग उसने 21 वर्षों में। और क्या किया कि सासाराम खवासपुर टांडा के पूरे भूमि का उसने भू सर्वेक्षण किया अपने निगरानी में खुद, और इसके लिए उसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया। पहले जो भूमि मापने का जो पैमाना होता था वो रस्सी का बना होता था, जिससे सही भूमि की नाप नहीं होती। सिकंदर लोदी ने एक सिकंदरी गज निकाला था जो लोहे की कड़ियों से बनाई गई, और वो कभी छोटा नहीं होता था। तो उसी सिकंदरी गज से पूरे भूमि का नाप कराया, और भूमि के नाप कराने में विश्वा को इकाई बनाया, इसको रई भी कहते, उसी से बीघा निकला, सुना भाई। और फिर जो भूमि का विवरण था उसके लिए उसने पट्टा को आप मान सकते हैं कागज का टुकड़ा जिसमें पूरा भूमि का विवरण लिखा हो। मिल्कियत फलाना पासवान, मोहल्ला फलाना, थाना फलाना, परगना फलाना, बात समझ में आ रही है। और भूमि का माप कितना है तो 2 बीघा। इस 2 बीघा में पूरा कौन है तो बलेसर यादव का जमीन है। पश्चिम में किसका है तो मुस्तकीम खान का जमीन है। बात समझ में। तो इस प्रकार से उसकी चौहद्दी तय हो गई। अब वो जमीन फिक्स हो गया, उसका विवरण ये हो गया। अब उस जमीन की चोरी नहीं हो सकती। जो गांव में किसानों के बीच जमीन पर कब्जा की लड़ाइयां होती थी, इस पट्टे से क्या हुआ, वो लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब कोई भी विवाद उठा तो लाओ अपना पट्टा में जो लिखा हुआ है उससे माफी हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। और दूसरा कागज क्या तैयार किया, कबूलियत में भूमि का वर्गीकरण किया गया। ये भूमि है क्या, तो पोलज है, चाचर है, बंजर है, कैसी भूमि। पोलज का मतलब जिसमें वर्ष में 2 बार खेती, चाचर का मतलब जिसमें 1 वर्ष के गैप के बाद खेती, और बंजर का मतलब से 3 और 4 वर्ष के गैप के बाद खेती। बहुत बड़ा विवाद था। इसके पूर्व के जो शासक वर्ग थे वो ये नहीं देखते थे कौन सी भूमि क्या है, बस भूमि है ना तुम्हारे पास, लाओ टैक्स। अब किसान टैक्स कहां से देगा। जिस भूमि पर टैक्स मांगा जा रहा है उस पर 2-3 साल बाद फसल होती है, और हर साल मांग रहा है वो। तो ये बाइफिकेशंस किया शेर साहब कि तुम्हारी भूमि कैसी है। अब जिसकी भूमि जैसी है, उत्तम है, मध्यम है, निम्तर है, उसमें राजस्व का निर्धारण उसी के अनुरूप किया गया। हर साल होता है तो हर साल टैक्स दो, 1 साल गैप करके होता है तो 1 साल गैप करके टैक्स दो, 3 साल पर होता है 3 साल के बाद टैक्स दो। तो ये भू राजस्व का व्यवहारिक निर्धारण। और फिर किसानों से पूछा कि आप कितना टैक्स देंगे, तो हुजूर हम 1/3 देंगे, लिख दो कि जो उपज होगा उसका 1/3। सुविधा क्या मिला कि डायरेक्ट आके दे सकते हो, और नहीं आओगे तो हमारा आदमी आके दे। बीच वाला जो मिडिल मैन था चौधरी का मुकदम, उसको हम हटा देंगे। अरे हुजूर बहुत अच्छी बात।
तो ये 21 साल कष्टसाध्य काम था और पूरे तीनों परगनों में घूम घूम करके उसने इस समस्या का निराकरण समाधान कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी शेरशाह। अगर एज ए किंग, एज ए शासक उसकी उपलब्धियों को जांचने की कोशिश कीजिएगा तो आपको 1498 से लेकर के 1518 के एरा को आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब शेरशाह समझ में आता। वो 5 साल की लड़ाइयां उपलब्धि नहीं थी शेरशाह की। कितनी खूबसूरत बात। अगर शेरशाह को समझना है तो उसके राजकुमारी काल में जो है, जो 21 वर्ष है, उसके कृतियों को, उसके मेहनत को देखिए, तब शेरशाह का वास्तविक चरित्र समझ में आएगा। और इस परिवेश में समझ में आएगा कि उसके खिलाफ घर में 21 वर्षों के अंदर लगातार उसकी सौतेली मां साजिश करती रही, लेकिन इसके बावजूद भी अपने योग्यता के बल पर जो 21 साल तक वो जमा रहा। शेरशाह के इतिहास के इस खंड पर आमतौर पे कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन आपको ये चर्चा करनी हो। अब देखिए साहब, इसमें यह हुआ कि जो 1518 ईस्वी का समय, 1518 का जो समय, इसमें सौतेली मां के कारण, जमींदारी के कार्य से पृथक हो गया। मतलब जो उसकी हिंदुस्तानी सौतेली मां थी, वो हसन खां का कान भरने लगी। क्यों कान भरने लगी? कह रहे इसका तो नाम बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो प्रैक्टिकली जो है वो शासक ये बन जाएगा, हसन खां मरेगा तो जमींदार ये बन जाएगा, मेरा बेटा तो जमींदार नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कान भर भर करके जो है वो उसने फरीद खां को जो है वो जमींदारी के काम से अलग कर दिया। लेकिन जो योग्यता वाला होता है, प्रतिभा वाला होता है, वो डरता नहीं। तब क्या हुआ कि 1518 में ही ये इब्राहिम लोदी से मिला। कौन कौन मिला जी? फरीद खां मिला। अभी शेर खां नाम मत लीजिए, हमें सीक्वेंस में कहा है। और कहा क्या कि बाप वाला ये जमाल खां के पास नहीं गया, जान रहा है जमाल खां हसन खां का दोस्त है, तू मेरा बात नहीं मान, तो चलो शासके से मिल लेते। इब्राहिम खां के पास, इब्राहिम लोदी के पास दिल्ली चला गया, सूबेदार के पास नहीं गया मुन्ना में। कहाँ गया ये? सम्राट के, सुल्तान के पास चला गया और उसको समझाया कि देखिए हम इतना योग्य हैं और हमारे पिता जो है हमारे साथ अपनी पत्नी की वजह से परित्यक्ता का व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें जागीरदार बना दीजिए, हम और अच्छे से काम करेंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी इसके शर्त पर तैयार नहीं हुआ कि ना, तुम लौंडा छोंडा हो, तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हारा बाप ही ठीक है, जो अपने बाप के अंडर में काम करो, तुम्हारा घरेलू मामला है वही समझो, ये शासन का मामला नहीं। फैमिली मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते। वहां से ना उम्मीदी हुई। तब क्या किया ये कि यहां के बाद वो बाबर से 1519 में कौन? ये फरीद खान मिला। क्या मिला? फरीद। ठीक है ना साहब? अब देखिए, बाबर से मिलने के बाद फरीद खान चंदेरी अभियान में भाग लेता है। चंदेरी अभियान याद है आपको? कब हुआ और किसके खिलाफ हुआ? बोलो, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। चंदेरी अभियान किसके खिलाफ और कब हुआ था? बोलिए पुनीता जी।
मेदिनी राय के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था, 1528 में हुआ था। इसमें फरीद खां बाबर के फौज के तरफ से लड़ा और जब जीत गया बाबर, मेदिनी राय को पराजित कर दिया, तो शेर खां बाबर का हिमायती नहीं था। युद्ध समाप्त होकर बोल क्या रहा है कि अगर भाग ने मेरा साथ दिया और समय मेरे साथ रहा तो इन मुगलों को भारत से मैं बाहर कर। यानी मुगल जिस प्रकार की युद्ध नीति का पालन कर रहे थे, उस युद्ध नीति की कमजोरियों से वाकिफ हो गया शेर। कहां? चंदेरी। और उसके बाद, जगह नहीं है इसलिए नहीं पूरा लिख रहे हैं, इसके बाद एक विवरण है महीचा विवरण। क्या विवरण है? महीचा विवरण। तो महीचा विवरण क्या है कि उसके बाद बाबर चला आया कहां? आगरा। आगरा आया तो रात के खाने का इंतजाम किया गया, उसमें शेर खां भी बैठा हुआ था। उसमें महीचा एक डिश था, खाने का एक आइटम, वो दिया गया। तो महीचा होता क्या था? महीचा सबूची मछली जो होती थी वो होता था, और उस मछली में एक ही कांटा होता था। वो कांटा निकाल के उस मछली को खाना पड़ता, और कांटा अच्छे से निकलेगा कब? जब छुरी रहेगी तब। अगर छुरी नहीं रहेगी तो कांटा बढ़िया से निकलेगा नहीं। और बाबर के साथ कोई खाने के लिए बैठता था तो नियम यह था कि कोई भी औजार लेकर नहीं बैठेगा, अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं बैठेगा, सुरक्षा के कोई हमला ही कर दे। तो जांच परख के, खास तौर से जो नए आदमी होते, जो फौज था उसकी बात नहीं, जो नए लोग होते, तो जांच परख करके जो है सबको बैठाया जाता है, सर्च करके। जैसे अभी आप कहीं जाते हैं तो सर्च होता है ना, बॉडी कुछ आपत्तिजनक है तो बाहर में रख लेता है, या कोई भी चीज हो जो ले जाने के लायक नहीं तो नहीं दिया। तो इसका भी सर्च हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी छुरी लेकर के चला आया। तो इसने भी छुरी निकाली और कांटे को निकाल के महीचा खा गया। बाबर देख लिया इसको, तो बाबर ने कहा, कमेंट किया, इस अफगान से होशियार रहना, इस पर राज तिलक दिख रहा। क्या दिख रहा है? ये सुन लिया। अभी तो तारीफ थी किसकी? फरीद खां की। खुश होना चाहिए था, लेकिन फरीद खां अपनी तारीफ से दुखी हुआ। किस बात के लिए दुखी हुआ? कि अरे ये तो मेरे मनोभाव को पढ़ लिया है कि हम इसके साथ एक सामान्य सैनिक के रूप में नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे दुश्मन के रूप में है, इसकी कमजोरियों को देखने के लिए इसके पास आया है, इसलिए भाग गया वहां। कहां से? ये महीचा प्रकरण के बाद जो फरीद खां था, वो बिहार चला आया। कहां चला आया? बिहार चला आया, यानी अपना मूल स्थान। ठीक है। अब बिहार जब ही आया तो यहां क्या हुआ? यहां बिहार में बहार खां नोहानी का शासन। बहार खां नोहानी के यहां नौकरी कर ली, यहाँ का शासक था। अब बहार खां नोहानी के साथ ही जो नौकरी कर ली, तो ये एक दिन शिकार पर गया था, और शिकार पर जब गया तो एक ही बार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए। शेर के 2 टुकड़े कर दिए, और तब से बहार खां ने इसे शेर खां कहना शुरू किया। अब फरीद खां क्या बन गया? शेर।
हुआ ये था कि जब जंगल में गया तो वही सासाराम का जंगल बहुत मशहूर है, तो बाहर खां भी था, शेर खां भी था, फौज भी थी। एक शेर ने जंप लगा दिया किस पर, बाहर खां पर, और ये देख लिया कि जंप लगा रहा है, इसने तलवार निकाली और चलाया तो 2 टुकड़े से हो। दूसरा रहता तो भाग जाता, इसने कहा अगर फरीद नहीं रहता तो आज मारे जाते। उसने कहा कि नहीं, शेर वो नहीं था, शेर असल में ये था, इसने शेर को मारा। तो उसी दिन से ये शेर खां। इसके पहले की एक घटना है, जब ये वहां से बाप जब मतलब के इसको निकाल दिया था, तो इब्राहिम लोदी से नाउमीद होकर जब ये था, तो ये रोहतासगढ़ का जो किला है, अभी उस समय किला नहीं हुआ था, होता था किला तो बाद में मान सिंह ने बनाया, लेकिन पहले भी प्राचीन कालीन किले के अवशेष थे, और वहाँ चेर जनजातियां ये सब रहती थी, गांव सब है। तो वहां इसी पत्थर पर ये सोया हुआ था, पत्थर पर ये किंवदंती नहीं है, ये इतिहास है, इसलिए जानिए इसको। तो पत्थर पर सोया था, तो इसके सर के पीछे एक नाग जो है फन खड़ा किए हुए, पूरे सर को ढांपे हुए। तो एक बनिया उधर से गुजर रहा, जो स्थानीय, उसने देख लिया इसको, तो वो खड़ा रहा, इसके सोने का उठने का इंतजार करता है। इस बीच बनिए के वजह से सांप चुपके से जो है वो फन समेट करके अपना निकल गया। जब शेर खां उठा, यानी फरीद उठा, तो बनिया ने कहा कि हुजूर आप जो है अपना कोई निशानी हमको दे दो। जबकि शेर साहब या शेर खां या फरीद खां अपने जीवन के सबसे विषम स्थिति में, कहा क्यों, क्या बात है, इसकी आप पर राज तिलक दिख रहा है, आप आने वाले समय में हिंदुस्तान के बादशाह बने, तो क्या बात है, अभी एक जागीर नहीं है, बादशाह कुछ नहीं, आप दे दीजिए कुछ, ताकि उस दिन हम कुछ मांगे, क्योंकि जा कुछ नहीं था, अगर अंगूठी था उसको दे दिया, बहुत प्यारा अंगूठी था, बड़े। और जब सुन लिया ये बनिया कि वही फरीद खां शेर शाह सूरी के नाम से शासक बन गया, तो फौरन दिल्ली गया। अब तो सम्राट था भारत का, मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो उसकी आप ये अंगूठी जाके दिखाइए, वो बुला लेंगे। शेर खान ने अंगूठी देखा अपना, तो वही है, बुलाया, देख के बोला था ना कि आप बन गए, आपने वादा किया था कुछ दिन में, क्या चाहता, तो हमको भी जागीर बना। तो अकबरपुर का जो जागीरदारी है उसी बनिया, आज भी उसका परिवार हो, आप उसे जाकर के मिल सकते। बाबर ने भी राज तिलक का भविष्यवाणी की थी उसके बाद। तो इस तरीके से ये बीच में बात आई थी, इसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ जीवनी उत्थान पढ़ा रहे हैं आज, उसके और अचीवमेंट अभी कोई नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहां से हो गया। अब ये हुआ साहब कि इसी समय बहार खान नौहानी का पुत्र था जलाल खान नौहानी, उसका टीचर बन गया था, मैंने मल्टीपर्पज यूज करता था बहार, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ आदमी था अपने समय का, तो बच्चा को पढ़ाता था। यहाँ पर देखिए ये कि 1528 ईस्वी, क्या 1528, बहार खान नौहानी की मृत्यु हो, बहार खान की मृत्यु। इस मृत्यु के बाद जो है वो जलाल खान, जो अल्पवयस्क था, ये शासक बन गया, कहाँ, बिहार का। और इसकी जो बीवी थी, पत्नी, किसकी, बहार खां की पत्नी, दुद्दू बीवी, नाम है, नाउन है, समझ गए, ये इसकी संरक्षिका बन गई। और शेर शाह ने इसे शादी कर, क्या कर लिया,
विवाह। अब देखिए बोर्ड पर जगह बहुत कम है, इसलिए एक एक वर्ड लिख रहा है, विवाह कर लिया। तो जो अफगान सरदार थे ना, अफगान सरदार जलाल खान को रात में उठाए लेके भाग गए बंगाल। कि है तभी ना ये इसका दाल चल रहा है, शासके को उठा के लेकर बोला जाता है कि अफगान लोग थोड़ा मोटा माथा के आदमी, तो शासकों को लेकर भाग गया सारा अफगान। अब ऐसी परिस्थिति में शेर खान को मौका मिल गया, तो इस मौके का फायदा उठा करके उसने खुद को शासक घोषित कर दिया और हजरत आला की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन आता है कि शेर शाह ने कब हजरत आला की उपाधि धारण की? तो 1528। अब देखिए उसके लिए चुनौती क्या रह गया था? तो चुनौती रह गया था जलाल खान और बंगाल का शासक नुसरत। ये ना चुनौती रह गया था। ये अगर खत्म हो जाता तो फिर जो है शेर खान जो है मजबूत हो जाता। इस बीच में इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया कि चुनार का एक जमींदार था, ये चुनार का किला जिसके पास था, उस किले का जमींदार जो था वो मुसलमान ही था। उसके सौतेले बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी, तो उसकी पत्नी जो है वो बेवा हो गई और उसकी पत्नी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति था। ठीक है, उसकी पत्नी के पास जो संपत्ति था जिसका नाम लाड मलिका था, उसकी पत्नी का लाड मलिका। तो संपत्ति जगह नहीं है, इसलिए सुन लीजिए इसको। संपत्ति कितनी थी उनकी, उसकी भाई? तो 150 मन बहुमूल्य रत्न, रत्न नहीं पत्थर, कितना? 150 मन। 7 मन मोती था, कितना? 150 मन सोना था। इस वजह से उसने लाड मलिका से विवाह कर दिया। और दूसरा कि नासिर रूहानी की एक विधवा थी, उससे भी उसने शादी कर दी, उससे 30 मन सोना प्राप्त। कितना? 30। अब ये इतने सारे संपत्ति का मालिक हो गया, तो इसको रखने के लिए मुन्ना में सुरक्षित जगह चाहिए था ना। तो वो जो अपने प्रवास के दौरान वो गया था रोहतासगढ़ किले में, तो वो किला वास्तव में एक स्थानीय हिंदू राजा था चिंतामणि, उसके कब्जे में था। तो जब ये दुख होता था तो वही चिंतामणि के पास चला जाता था, वहीं पड़ा रहता। तो ये गया और चिंतामणि ने कहा, देखो हम बहुत दुखी स्थिति में हैं, तो हमारी औरतों को तुम रख लो, परिवार को तुम रख लो, और हम जा रहे हैं बंगाल में युद्ध करने। तो चिंतामणि मित्र था, सीधा साधा आदमी था। शेर खां के झांसे में जो है वो चला आया। और जब झांसे में आ गया तो पालकियों में औरतें नहीं थे, सैनिक। और फिर चिंतामणि को पराजित करके हत्या करके पूरे किले पर अधिकार करता। और तब वो बंगाल अभियान करता है, और जब बंगाल अभियान करता है तो नुसरत शाह को पराजित करता है सूरजगढ़ा के युद्ध में, और उसके बाद वो वहां से भी सारा धन ला करके रोहतासगढ़ में जमा करता। तो इस प्रकार से शक्ति के मामले में काफी मजबूत हो जाता। अब उसके पास चुनौती सिर्फ कौन रह जाता है? एक। और वो चुनौती कौन था? बोलिए तो आनंद जी। अब उसके पास एकमात्र चुनौती कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में कल ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब वो बंगाल से लौट रहा था तो चौसा में उसका रास्ता रोक लिया और किस ढंग से उसकी पराजित किया, और कैसे निजामुद्दीन चिश्ती से वो बच करके पहुंचा। और फिर दूसरा वर्ष कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध में उसको पराजित करके अंतिम रूप से यही शेर खां शेर शाह सूरी के नाम से 1540 ईस्वी में गद्दी पर बैठने में सफल रहा। तो इस प्रकार से फरीद खां शेर खां बनता है और शेर शाह सूरी के रूप में
भारत का द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक। छात्रों, अब इसका बाकी खंड यानी इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कैसे इसकी मृत्यु हुई है, कल के क्लास में, और प्रशासन के क्षेत्र में इसके क्या कृत्य थे, वो अगले क्लास में हम लोग कुल 3 क्लास में इसका विवरण हम लोग देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।